कैपिटल गेन देख रहे थे हम, ठीक है। तो कैपिटल एसेट में शॉर्ट टर्म जो गेन्स होते हैं, है ना, और लॉन्ग टर्म गेन्स होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बट ये देखेंगे कैसे कि कौन सा शॉर्ट टर्म है और कौन सा लॉन्ग टर्म है, ठीक है। ये इधर लिखा है मैंने शॉर्ट टर्म और उधर लिखा है लॉन्ग टर्म, कि लॉन्ग टर्म कब होगा और शॉर्ट टर्म कब होगा, ठीक है। तो कैपिटल एसेट सपोज हमारा लिस्टेड सिक्योरिटीज है, ठीक है, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है, या जीरो कूपन बॉन्ड्स है, ठीक है। ये होंगे 12 महीने के अंदर अंदर अगर आप इसको ट्रांसफर करते हो तो ये क्या रहेंगे फिर आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आएगा। तो ये हमने देखा था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो रेट होता है वो अलग है। इसीलिए पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो मैं एसेट बेच रहा हूँ वो शॉर्ट टर्म वाला उस पे कैपिटल गेन लगेगा या लॉन्ग टर्म वाला लगेगा। तो वो कैटेगरीज उन्होंने दे दी कि कौन कौन से एसेट कब जो है शॉर्ट टर्म में रहेंगे और कब लॉन्ग टर्म माने जाएंगे जब आप बेचते हो। तो फर्स्ट उन्होंने बताया कि शॉर्ट टर्म रहेंगे, ये चीजें बॉक्स में जो है ये चीजें शॉर्ट टर्म रहेंगी अगर आप 12 महीने एक दिन पे सेल करते हो। 12 महीने तक तो है वो, फिर 12 महीने एक दिन अगर हो गया तो वो लॉन्ग टर्म में चले जाएंगे। 12 महीने एक दिन होने चाहिए। हाँ, तो ये क्या है, लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड मतलब लिस्टेड कंपनीज जो है, ठीक है। लिस्टेड कंपनीज कौन सी हैं, जैसे रिलायंस है, टाटा है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। अगर उनके शेयर्स आपके पास हैं, सपोज इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, और क्या दिया उसने, यूटीआई यूनिट्स। यूटीआई क्या होता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूनिट्स, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये जो कंपनीज म्यूचुअल फंड्स बेचती हैं इनको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोला जाता है, कि आपके एसेट्स को वो मैनेज करती हैं। ये कौन लेता है, क्यों लेते हैं जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिनको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती है ना, तो वो हम बोलते हैं कि हम आपको पैसे देते हैं, आप हमारे जो पैसे हैं वो शेयर मार्केट में लगा दो। तो उनके अंडर ना कई स्कीम्स होती हैं उनके पास। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, स्कीम ए है, बी है, सी है, डी है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्कीम में जाना चाहते हो उनकी, ठीक है। वो क्या होता है कि सपोज 50% उनके इक्विटी शेयर्स है और 50% सपोज डिबेंचर वाली स्कीम है, और 90% इक्विटी शेयर्स है और 10% डिबेंचर्स है। तो ऐसे वो ना चेंज होता रहता है कि किसी में डिबेंचर कम है, किसी में इक्विटी शेयर कम है ना। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर हम रिस्क ले सकते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, 90% इक्विटी वाली में और 10% डिबेंचर वाली में, क्योंकि इस पे रिस्क भी ज्यादा होता है शेयर्स में, है ना। डिबेंचर में कोई रिस्क नहीं है, वो पैसा आपका सेफ है। तो जो पर्सन रिस्क ले सकता है वो किस स्कीम में ऑप्ट करता है, वो 90% इक्विटी और 10% डिवेंचर वाली में चला जाएगा। बट जो सीनियर सिटीजन टाइप के लोग होते हैं जिनको एफडी पे विश्वास होता है ना, कि हमारा पैसा कहीं जाए ना, है ना, हाँ, तो वो इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, या वो बोलेंगे कि हमें तो 10% जिसमें इक्विटी हो और 90% डिवेंचर्स हो वो वाली स्कीम में हमारा पैसा लगा दो। तो ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो इसमें काफी कैटेगरीज होती हैं। तो अगर हमने म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं या जीरो कूपन बॉन्ड्स लिए हुए हैं, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं लाइक डिबेंचर ही होते हैं बॉन्ड्स, है ना। जीरो कूपन, जीरो मतलब जीरो, है ना, जीरो अंडा, जीरो मतलब नथिंग, और कूपन क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। कि आपको हर एक डिबेंचर के आगे, बॉन्ड्स के आगे ना लिखा रहता है कि 9%, सपोज लिखा हुआ है कि 9% डिवेंचर्स, 9% बॉन्ड्स, है ना। ये 10 भी हो सकता है, 8 भी, 7 भी, कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो अगर आगे लगा हुआ है तो उस रेट से आपको इंटरेस्ट मिलता है ना। बाकी प्रिंसिपल अमाउंट आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद वापस जो भी है कंपनी से आपका वो हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, वो मिल जाएगी। बट जो आगे रेट रहता है ना उसको आप बोलते हो कूपन रेट। तो जीरो कूपन मतलब कि कोई आपको नहीं मिलेगा इंटरेस्ट वगैरह। तो फिर हम लेंगे क्यों ये, क्योंकि हो सकता है जो बॉन्ड मैंने लिया है वो 100 रुपए की फेस वैल्यू रखता है, बट उन्होंने मेरे को 40 में ही दे दिया, ठीक है। वहां मेरे को फायदा हो गया काफी ज्यादा, और मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जानी है, ठीक है। इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं देते ऐसे बॉन्ड्स पे जो कि जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको, डिस्काउंटेड प्राइस पे वो इशू कर देते हैं शुरू में, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर ये एसेट्स आपने होल्ड करके रखी हैं मोर देन 12 मंथ्स तो वो आ जाएंगी लॉन्ग टर्म में, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि 24 महीने में,
कौन से एसेट ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म में ही रहेंगे और 24 महीने अगर ज्यादा हो गए, 24 महीने से ज्यादा हो गई तो वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में चले जाएंगे। तो वो है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग। दो चीजें आएंगी इसमें। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जो कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। स्टॉक मार्केट हमारे दो तरह की है बॉम्बे में, जो जिनका हेड ऑफिस है, एनएससी और बीएससी। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, उनमें अगर आपके शेयर्स लगे हुए हैं, लोग ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो उनको लिस्टेड बोला जाता है। अगर हाँ उनके अलावा हो तो अनलिस्टेड है। ठीक है, तो अगर आपके पास वो कहता है, गवर्नमेंट कहती है कि अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स हैं और लैंड बिल्डिंग है, तो वो 24 महीने तक आपकी शॉर्ट टर्म मानी जाएगी। 24 महीने के बाद अगर आप ट्रांसफर करते हो तो वो लॉन्ग टर्म मानी जाएगी। ठीक है, आगे है 36 मंथ कि 36, ये जरूरी नहीं है। पहले हम कह देते थे अकाउंट्स में कि 12 महीने के अंदर अंदर जो है वो सारे शॉर्ट टर्म होंगे और 12 महीने के बाद वाले वो लॉन्ग टर्म माने जाएंगे। अकाउंट्स में ऐसे होता है, बट इन्होंने इनकम टैक्स ने अपने हिसाब से कैटेगरीज बनाई है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है ना। हाँ वो लॉन्ग टर्म है। हाँ यस, वेरी गुड। हाँ तो 36 महीने के अंदर अंदर अगर ये वाली एसेट है वो शॉर्ट टर्म ही कही जाएंगी। ठीक है, और 36 महीने एक दिन हो गया तो ये लॉन्ग टर्म कैटेगरी में चली जाएंगी। ठीक है, अदर एसेट्स क्या है? डिवेंचर ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, वहां हमने पढ़ा था इक्विटी ओरिएंटेड, यहाँ है डिवेंचर म्यूचुअल फंड्स, डिवेंचर ओरिएंटेड। और अनलिस्टेड डिवेंचर्स, ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल जो इफेक्ट्स थे हमने सारा पढ़ा था, वो सारी की जो बची एसेट्स है वो इस बॉक्स में आ जाएंगी। ठीक है, जो बचे हुए हैं। तो डिवेंचर ओरिएंटेड कौन सा? इक्विटी ओरिएंटेड और डिवेंचर ओरिएंटेड में क्या फर्क है? जो इक्विटी ओरिएंटेड ऊपर हमने लिखा है, अगर मोर देन 65% पैसा आपका कंपनी ने इक्विटी में लगाया है तो आप उसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड बोलोगे। अगर डिवेंचर में सपोज 70% लगा दिया तो इक्विटी में तो 30% रह जाएगा ना, तो वो डिवेंचर ओरिएंटेड मानी जाएगी। ठीक है, तो ये फर्क होता है कि डिवेंचर में अगर नॉर्मल भाषा में आप ये समझ सकते हो कि इक्विटी में ज्यादा पैसा लगा है तो वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो जाएगा, और अगर हमने डिवेंचर में ज्यादा पैसा लगाया तो वो डिवेंचर ओरिएंटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिखा है ये 36 महीने तक अगर आप होल्ड करके रखते हो फिर बेचते हो तो ये आपकी शॉर्ट टर्म में चली जाएंगी। अगर 36 महीने के बाद आप बेचते हो तो ये लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट होगा आपका जो भी गेन निकलेगा। ठीक है, नीचे है कंप्यूटेशन ऑफ एसटीसीजी और कंप्यूटेशन ऑफ एलटीसीजी। एसटीसीजी क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एलटीसीजी क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल, वो शॉर्ट टर्म है। ठीक है, एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एलटीसीजी क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इनको आप देखते हैं कंप्यूट कैसे करना है। ठीक है, ये हमें गिवन है सपोज सेल कंसिडरेशन। ठीक है, सपोज जो भी अमाउंट गिवन है। ठीक है, सेल कंसिडरेशन मतलब सेल से जो पैसा आपको आया उसमें से क्या क्या लेस करने वाले हो? कॉस्ट ऑफ एक्यूजेशन, परचेज जब आपने एसेट किया था वो कितने में किया था वो हम कम करेंगे सेल में से, है ना। और क्या कम करोगे? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो हमने इम्प्रूवमेंट पे पैसा लगाया। मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ। आगे और है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो ये हम अगर सेल में से 3 चीजें अगर हम कम कर देते हैं, कौन कौन सी? एक तो कॉस्ट ऑफ एक्यूजेशन जिसको आप परचेज प्राइस भी बोलते हो, या कॉस्ट ऑफ लैंड एंड, सपोज हमने ना बिल्डिंग बेची। ठीक है, बिल्डिंग बेची मैंने सपोज, ठीक है, उसकी जो मैंने बिल्डिंग 20 साल पहले सपोज ली थी उसकी कॉस्ट कितनी थी? ठीक है, उसकी 2001 से इन्होंने क्या कर दिया था कि जो एसेट की कॉस्ट है सपोज मेरी जो है काफी कम है ना। और इस पे तो हम इंडेक्स्ड कॉस्ट लगाते हैं, वो मैं बताती हूँ। अभी महंगाई का इफेक्ट लगाएंगे इस पे, उस पे नहीं लगाते क्योंकि वो तो शॉर्ट टर्म में आ गई ना, तो इतनी महंगाई का फर्क नहीं पड़ता। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि सेल में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि परचेज प्राइस जो है बिल्डिंग का वो आप लेस करोगे कि कितने में खरीदी थी आपने। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, सपोज मैंने लैंड ली है ना, लैंड बेच रही हूँ, चलो मैं लैंड का परचेज प्राइस आप कम करोगे, और लैंड पे सपोज ना मैंने बाउंड्री बनवाई और नींव वगैरह जो होती है ना वो भरवाई हमने, और गेट वगैरह लगाया, बाउंड्री लगा दी, वॉल लगा दी, है ना, कि कोई कब्जा ना करे, पोजेशन में ना ले।
उस पे जो आपने इम्प्रूवमेंट पे खर्चा किया वो भी आप लेस करोगे कि वो भी तो खर्चा किया है मैंने, वो भी तो मैं उसकी कॉस्ट में जोड़ूंगी ना। सपोज 70,000 की मेरी लैंड है, 20,000 का मैंने उस पे वो लेबर लगा के काम करवाया, 90,000 हो गया है ना। और 10,000 सपोज मेरे खर्चे लगे बेचने में, जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं, लीगल चार्जेस होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह होती है ना। सपोज वो मेरे खर्चे लगे तो वो भी आप लेस करोगे। तो ये तीनों चीजें लेस करके मेरा क्या निकल जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उस पे हमारा टैक्स जो है वो लगेगा, 20% लगता है LTCG पे, और शॉर्ट टर्म का जो है वो टैक्स ज्यादा लगता है, वो स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा है ना। मैक्सिमम होता है इसका 30% लगता है। इसीलिए असेसी जो है, जो बिल्डिंग वगैरह बेच रहा है, उसके लिए कौन सा फायदेमंद है कि लॉन्ग टर्म होगा तो हमारा फायदा है, 20% ही लगेगा है ना, और शॉर्ट टर्म में ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आगे है हम कंप्यूट कैसे करेंगे LTCG, दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे हम। ठीक है, तो LTCG में अगेन हमने सेल कंसिडरेशन लेना है। ठीक है, और लेस करेंगे हम, वहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किया था, यहाँ पे करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स्ड कॉस्ट। इंडेक्स्ड कॉस्ट क्या है, यहाँ पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेंगे हम। सपोज 20 साल पुरानी मैंने बिल्डिंग खरीदी हुई है और आज 20 साल बाद मैं बेच रही हूँ, तो महंगाई भी तो बड़ी होगी ना। तो आप मेरी कॉस्ट 2 लाख की थोड़ी मान लोगे कि 50 लाख की तुमने बिल्डिंग बेच दी, तुम्हारी तो कॉस्ट 2 लाख लगी थी, 48 लाख तुम्हारा कैपिटल गेन आ गया, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, तो हम कहेंगे कि महंगाई भी तो बढ़ी है, अगर मैंने वो प्रॉपर्टी आज खरीदी होती फिर तो उसमें से, हाँ, तो वो महंगाई का इफेक्ट हम लगाएंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट हम लेते हैं इसकी, और लेस करेंगे फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट वाली कॉस्ट भी आप इंडेक्स्ड ही लोगे, क्योंकि हो सकता है 2019 में मैंने जो है इम्प्रूवमेंट की हो, 2023 में बेचा हो, और खरीदी मैंने 2002 में हो, तो 2019 में अगर मैंने इम्प्रूवमेंट करवाई है और 23 में मैंने बेचा है, तो वो इंडेक्स्ड कॉस्ट ना इम्प्रूवमेंट वाली आप उस पीरियड की लोगे जहां आपने इम्प्रूवमेंट किया, और ये है सेल वाला पॉइंट यहाँ इतना। बट यहाँ पे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या लोगे आप, 2002 से लेके 2023 तक का पीरियड, इंडेक्स्ड कॉस्ट वो वाला लोगे आप। तो इन दोनों में इंडेक्स्ड कॉस्ट में फर्क रहेगा कि कहाँ से कहाँ लेनी है। ठीक है, तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेस कर देंगे, लेस करेंगे एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ एसेट, वही कि हमने ट्रांसफर करने में, उसको देने में जो खर्चे वगैरह लगे है ना, कोर्ट वगैरह में जहाँ रजिस्ट्री वगैरह करवाने जाते हैं, वो वैसे बायर के लगते हैं है ना, मेनली स्टैम्प ड्यूटी वगैरह। तो ये जो है, इस पे हमने इंडेक्स्ड कॉस्ट क्यों नहीं लगाई, ये जो एक्सपेंसेस हमने लेस किए, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, हमने दोनों पे तो लगा दी इंडेक्स्ड कॉस्ट, इस पे क्यों नहीं लगाई, क्योंकि महंगाई का इफेक्ट देना है ना। तो सेल तो आज कर रहे हैं हम, तो सेल के खर्चे तो आज ही होंगे ना जब सेल कर रहे हो, वो तो पुराने नहीं है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे इंडेक्स्ड कॉस्ट का वर्ड का यूज नहीं करना है। ठीक है, उन दोनों में करना है। अगर आपने कोई इम्प्रूवमेंट, हाँ, आज के खर्चे ना, करंट पीरियड के, इसलिए इंडेक्स इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं देंगे उस पे। तो ये यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका, इनको सेल में से इन सब खर्चों को माइनस कर दोगे और निकल के आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उस पे फिर हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है।